स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 29 डेली प्री क्विज़ के आंसर डिस्कस करेंगे, उनके साथ जानेंगे अन्य तथ्य। तो पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। पहला सामुदायिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो पहला हमारा जो दिया गया है लेह लद्दाख, और दूसरा ऑप्शन हमारे दिया गया है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय स्थापित किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख में यह सामुदायिक संग्रहालय स्थापित किया गया है। लेह लद्दाख के ससोमा गांव में यह सामुदायिक संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो ये होता है हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 जो हमसे पूछ रहा है कि 12 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। 12 अप्रैल को पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना दिवस था, तो कौन से नंबर का स्थापना दिवस इस वर्ष बनाया है 2022 में। 2022 में उसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है 125वां, 100वां, 128वां और 130वां। तो इसका सही ऑप्शन होगा 128वां। 128वां स्थापना दिवस पंजाब नेशनल बैंक मनाया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को हुई थी। 12 अप्रैल 1895 को लाहौर में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तीसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो तीसरा प्रश्न जैसा कि दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य ने समुद्र तट उत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया है। समुद्र तट उत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पांडिचेरी, तीसरा है केरल और तमिलनाडु हमारा दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा है पांडिचेरी। पांडिचेरी में समुद्र तट उत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किया गया है। और जो ये उत्सव है वो 4 दिन मनाया जाएगा, 4 दिन पांडिचेरी में मनाया जाएगा। और जो पांडिचेरी में बीच है, गांधी बीच और पौंडी मरीन और सैंड्यूस ऑफ पैराडाइज बीच, यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाएगा, समुद्र तट उत्सव को मनाया जाएगा। पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी हैं। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी है। और पांडिचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन हैं। डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे कि प्रश्न नंबर 4 जो दिए गए, किस संस्था को कुष्ठ रोग निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ये गांधी शांति पुरस्कार नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार है। ये कुष्ठ रोग निवारण के लिए ही दिया जाता है। तो पहला है हमारा सिक्योर फ्यूचर, दूसरा है मेडलाइन प्लस, तीसरा दिया गया कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। तो इनमें से किसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, हमारा सही ऑप्शन है कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात। कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। यह कुष्ठ रोग के निवारण के लिए चलाया गया है। यह ट्रस्ट कुष्ठ रोग के निवारण के लिए काम करता है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 हमसे जो पूछ रहा है कि गांधी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 15 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 अप्रैल और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है 16 अप्रैल। तो हाथी बचाओ जो दिवस है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि विश्व हाथी दिवस ये दूसरी डेट को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा।
प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, है ना। तो ये हमारा होता है 5वां नंबर का प्रश्न। हम चलते हैं 6वें प्रश्न पे। 6वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिए गए तारों का टिमटिमाना, दूसरा दिए गए रेगिस्तान में मरीचिका, तीसरा दिए गए हीरे का चमकना और चौथा हमारा दिए गए जल में पड़ी परख नली का चमकना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया था हमको। तो जो पहला ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है ये, ना कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? ये एक प्रकाशीय घटना है ना, जिसमें प्रकाश की किरण जो होती है किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है। अगर ये कोई तल है तो वह ऐसे कोण पर आपतित होती है कि वह पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। वो पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, वो उसी साइड को चली जाती है, मतलब वो सीधा 180 घूम जाती है, 180 घूम करके फिर वहीं चली जाती है। तो ये हमारा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 6वां। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें पर। प्रश्न नंबर 7वां जैसा कि दिया गया है कि नमक मिलाया जाता है तो गलनांक घट जाए। नमक किसमें सॉरी इसमें जल लिखा हुआ था, जल में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है? गलनांक घटता है, क्वथनांक बढ़ता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होता है? नमक मिलाया जाता, अगर जल में नमक मिलाया जाता है तो इनमें से क्या होता है? तो अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक घट जाता है। तो ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं, मतलब हमारा ऑप्शन उपरोक्त दोनों ही सही होगा, उपरोक्त दोनों ही सही होगा। तो हम जान लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वो होता है जिसमें से कोई भी द्रव जो होता है वो गैस में परिवर्तित होता है। तो जिस टेम्परेचर पे वो परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। लेकिन गलनांक क्या होता है? गलनांक वो होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी ठोस चीज़ लिक्विड में परिवर्तित होती है। लिक्विड में सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में परिवर्तित होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो ये हमारा गलनांक होता है। तो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी किससे कहते हैं? पोमोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जियों के अध्ययन को कहते हैं, या रेशम कीट पालन को कहते हैं, या मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं? तो इनमें से किसके अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं? पोमोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हमारा है फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछता है कि प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद, प्रकृति खुद ही चयन करती है जीवों का, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन हमारा दिए गया है डार्विन, दूसरा दिए गए लैमार्क, तीसरा है अरस्तु और चौथा दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डार्विन। हमारा सही ऑप्शन है डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया, या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत वो उन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उनकी बुक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन में दिया था उन्होंने यह सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उनकी जो पुस्तक है, उन्होंने इसमें यह सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत क्या होता है कि प्रकृति जो होती है वो कोई भी जीव अपने संघर्षशील जीवन में अगर वो संघर्ष करके आगे बढ़ जाता है तो वही जिंदा रहता है। अगर वो संघर्ष नहीं कर पाता है तो उसकी प्रजाति नष्ट हो जाती है या फिर वो नहीं बचती है। तो ये होता है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, या प्रकृति जीवों का चयन संघर्ष के माध्यम से करती है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 9। चलते प्रश्न नंबर 10 पर कि निम्नलिखित में से एक वास्तविक मछली नहीं है। कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो पहला दिया कैटफिश, दूसरा दिया समुद्री घोड़ा, तीसरा दिया गया गोल्ड फिश और चौथा दिया गया डॉल्फिन। तो हमारा सही ऑप्शन है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो एक फिश नहीं है, वो एक मछली नहीं है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जंतु है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होता है। अब
अगला प्रश्न जो है फैदम बराबर होता है, 1 फैदम बराबर होता है। एक पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है 1.61 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर और 1.85 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो हमारा सही ऑप्शन है 1.80 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फैदम 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होता है सी नंबर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा है हिसार और चौथा हमारा दिया गया भोपाल। तो यह इनमें से कहाँ कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है जयपुर। जयपुर में कृषि विपणन संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अगस्त 1988, 8 अगस्त 1988 को की गई थी इसकी स्थापना। 1988 को इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। तो यह हमारा प्रश्न का सही ऑप्शन होता है बी नंबर जयपुर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राणवायु नहीं है, प्राण है, के नाम से गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया है? ICU विकसित किया ग्रेट वेंटिलेटर। तो ये किस संस्थान ने किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान पहला ऑप्शन है, दूसरा एम्स, तीसरा है IIT दिल्ली, चौथा हमारा दिया गया है IIT पटना। तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक ICU विकसित किया है, ग्रेट वेंटिलेटर, है ना, ग्रेट वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होता है ए नंबर। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14 पर। खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर पर स्थित है? खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस शहर पर स्थित है? तो पहला हमारा ऑप्शन है कोल्हापुर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है पुणे और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है औरंगाबाद। तो इनमें से कहाँ स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन है नागपुर। नागपुर में खट्टे फलों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। नागपुर में ही क्यों इसे क्यों इसे स्थापित किया गया है? क्योंकि नागपुर की जो जलवायु है वो खट्टे फलों के लिए अनुकूल है, खट्टे फलों को उगाने के लिए एकदम सही जलवायु है, इसलिए, है ना। और संतरे के लिए भी प्रसिद्ध है, सर्वाधिक संतरा नागपुर में मिलता है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 14। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया और वह खालिस्तान से थे। तो किसके द्वारा किया गया और वह किस देश से रिलेटेड थे? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया गया कर्नल जे सिक USA, दूसरा दिया गया है जे हैरिसन और ए कैटलिन इंग्लैंड और तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया है थॉमस एल्वा एडिसन USA और सर हम्फ्री डेवी इंग्लैंड। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया था और वो USA से रिलेटेड थे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही ऑप्शन होता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया था और वो कहाँ से थे? तो वो USA से थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने सिर्फ इसका ही आविष्कार नहीं किया, उन्होंने कई आविष्कार किए थे। तो उनका जो दूसरा आविष्कार था वो फोनोग्राफ था। फोनोग्राफ का भी उन्होंने आविष्कार किया था। फोनोग्राफ का भी आविष्कार किया है। डिक्टाफोन का भी आविष्कार उन्होंने किया है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब तो वो पता ही है। ऑटोग्राफिक प्रिंटर का भी आविष्कार किया है उन्होंने। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 15। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 हमसे क्या पूछता है? तो प्रश्न नंबर 16, लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते थे? पोलियो का टीका, छोटे चेचक का टीका, रेबीज का टीका। तो हमारा सही ऑप्शन है रेबीज के टीके के लिए लुई पास्चर जाने जाते थे। लुई पास्चर जो थे वो फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे। फ्रांसीसी थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे, जीव विज्ञानी थे और रसायन विज्ञानी भी थे और सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए थे, है ना। तो वो टीकाकरण की खोज उन्होंने की थी, है ना।
और दूसरा माइक्रोबियल किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज की थी। पाश्चुरीकरण के लिए तो इन्हें मुख्य रूप से जाना जाता है, पाश्चुरीकरण है ना के लिए इन्हें तो मुख्य रूप से जाना जाता है। तो उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो हमारा सही ऑप्शन होता है डी नंबर। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया या प्रस्तुत किया गया था, है ना। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है हाल्डेल, पहला ऑप्शन हमारा हाल्डेन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टेनली मिलर और तीसरा ऑप्शन दिया गया है होरोल्ड सी यूरे और चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है लैमार्क। तो किसने पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया या प्रस्तुत किया गया, तो हाल्डेन द्वारा क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। अब हम चलते दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कुल ऊर्जा का मान खाली स्थान रहता है, अधिक, कम, नियत और उपरोक्त सभी। तो कुल ऊर्जा का जो मान होता है वो नियत रहता है। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन उसका जो कुल ऊर्जा का मान रहता है वो नियत ही रहता है, वो सिर्फ फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो ये हमारा होता है प्रश्न नंबर 18। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 हमसे पूछता है जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है ना। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, जो आपसे पूछा गया था प्राकृतिक वर्णवाद, उसी का ये प्रश्न है। उसी तरह का दूसरा प्रश्न है लैमार्कवाद, ओपेरिनवाद और मेंडलवाद और डार्विनवाद। तो डार्विन ने जो प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत दिया था या वर्णवाद सिद्धांत दिया था, वही है जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है या सिद्धांत है। डार्विनवाद में यही समझाया गया है कि जीवन संघर्ष करते समय जो वही आगे बढ़ पाएगा, जो जिसकी योग्यता ज़्यादा होगी वो जीवन संघर्ष करके आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो ये हमारा तो होता है प्रश्न नंबर 19। अब प्रश्न नंबर 20 हमसे बोलता है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो पहला हमारा दिया गया है ड्रोन, दूसरा दिया गया है क्रूज मिसाइल, तीसरा बैलिस्टिक और उपरोक्त सभी। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक प्रकार की क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल एक तरह की क्रूज मिसाइल है। तो हमारा होता है प्रश्न नंबर 20। आज के सभी 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब एक नया एक प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पे लिखें और इसका सही जो उत्तर होगा वो कल आपको बता दिया जाएगा, अगले दिन बताया जाएगा। तो ये प्रश्न जो है कि अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि गीता गोपीनाथन, दूसरा ऑप्शन है टॉमी ट्यूबरविल, तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है डैन सुलिवन और चौथा ऑप्शन दिया गया है केतन जी ब्राउन जैक्स। इनमें से कौन है जो अमेरिकी सीनेट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसका सही उत्तर आपको अगले वीडियो पे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले दिन के क्विज़ के साथ। धन्यवाद आप सभी को।